हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सिस्टम यानी कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिल करके यहाँ पर ये एक सिस्टम बना लेते हैं, तो इसी को कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर ये जो पिक्चर दी गई है एनसीईआरटी से ली गई है, ये साइड व्यू है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये है फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने सारे कुछ अलग अलग पार्ट्स इसमें होते हैं। कुछ पार्ट्स यहाँ पर जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ यहाँ सिंगल प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पेयर में हैं। समझते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले टेस्टिस, जो कि होते हैं पेयर में प्रेजेंट, यानी कि ये होते हैं 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इसी को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर होता है गैमीट फॉर्मेशन और साथ ही सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन भी रिलीज होते हैं। तो आइए पहले टेस्टिस समझेंगे, लेकिन एक बारी उससे पहले देखते हैं कि यहाँ टेस्टिस जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो जब हो जाता है तो उसके साथ यहाँ पर कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जो गैमीट को बाहर लाने का काम करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। साथ ही कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया यहाँ पर होता है। तो समझते हैं टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट है, अभी हमने बात की। ये टेस्टिस जो होते हैं ये एक बैग पाउच जैसे स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं। इसको बोला जाता है पाउच, जिसके अंदर ये पेयर ऑफ टेस्टिस पड़ा होता है, इसको कहा जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम लिख देते हैं। अब यहां पर ये 2 टेस्टिस पड़े हुए हैं। टेस्टिस के अंदर यहां पर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इनका नंबर होता है 250 तक। 250 250 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पड़े होते हैं कंपार्टमेंट जैसे होते हैं 250 तक। अब इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर हैं, ट्यूब जैसे। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होती हैं, ये हो सकती हैं 1 से लेकर 3 तक। यानी कि हर एक, समझिए कि ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स पड़ी हुई हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। तो जो ट्यूब्स हैं ये हो सकती हैं 1, 2 या 3। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़ी हो सकता है 2 पड़ी हो सकता है 3 पड़ी हो। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको मार्क कर देते हैं। अब जब इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मान लीजिए इसको यहां से कट करें। अब ट्यूब है, ट्यूब कैसी होती है, अंदर से हॉलो होती है, तो उसी को समझते हैं कि इसका डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया गया है, लेकिन समझिए कि कैसे है वो डायग्राम। यहाँ पर इसको यहाँ से अगर कट कर दें, ट्यूब को यहाँ बीच से कट कर दें, तो अंदर से कैसे दिखेगी उसको दिखाया गया है एनसीईआरटी में। तो आइए समझते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अंदर से कि कैसे होती हैं और कौन कौन सी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर ध्यान से देखें अंदर, तो यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है, जैसे अगर कोई पाइप है उसको अगर आप कट करें तो जो अंदर वाला एरिया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। अब जो ये छोटी छोटी यहाँ पर ये दिख रही हैं, ये है मेल जर्म सेल्स जो कि प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म। अब
स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए इनको स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया के नाम से इनको दिखाया गया है। उनको मेल जर्म सेल भी बोला जाता है, स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। साथ ही यहाँ पर एक और सेल प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम है सर्टोली सेल। तो यहीं पर मेल जर्म सेल्स के पास में ही, जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही हैं, यहाँ पर एक और सेल भी दिखाई गई हैं, ये है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम होता है कि मेल जर्म सेल्स जो हैं उनको न्यूट्रिशन देना, उनको फूड प्रोवाइड कराना। जो मेल जर्म सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, ये लगातार डिवाइड करके गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रही होती हैं और इन सेल्स को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो ये एनर्जी यहाँ सर्टोली सेल्स इनको प्रोवाइड करा रही होती हैं। इसके बाद ध्यान दें तो बाहर की ओर यहाँ पर ये वाला जो ये पिंक रेड कलर का जो एरिया है, हर एक ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसमें यहाँ पर बाहर की ओर जो ये वाला स्पेस दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ पर भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और साथ ही यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ ब्लड वेसल्स मिलेंगी इस वाले स्पेस में और इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल को लेडिंग सेल्स भी कहा जाता है, लेडिंग सेल्स। और यही इंटरस्टिशियल सेल, लेडिंग सेल्स का जो फंक्शन है वो है एंड्रोजन्स को फॉर्म करना, प्रोडक्शन करना। एंड्रोजन्स यानी कि सेक्स हार्मोन। हमने अभी जाना था कि जो टेस्टिस है उसमें मेल गैमीट फॉर्म हो रहा होता है, साथ ही सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो आपको पता है कि मेल हार्मोन है, वो भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पर लेडिंग सेल्स का काम है एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर ये हमने स्ट्रक्चर समझा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। यहाँ पर टेस्टिस में जब अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, हमने देख लिया कि मेल जर्म सेल्स जो हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन कर रही हैं। कहाँ पर कर रही हैं? इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो आइए इसी को समझते हैं, कैसे गैमीट जो है वो बॉडी से बाहर ले जाया जा रहा होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अभी हमने जाना कि यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेजेंट है मेल जर्म सेल, जो कि क्या करेगी? वो करेगी मेल गैमीट का फॉर्मेशन। मेल गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ होगा। अब इसके बाद ही यहाँ पर ये सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये एक डक्ट से यहाँ पर जुड़ी होती हैं। यहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। हर एक ट्यूब्यूल के साथ में डक्ट लगी होगी। डक्ट का क्या काम है कि ये स्पर्म को यहाँ से यहाँ लेकर जाएगी। मतलब यहाँ जहाँ स्पर्म बन रहे हैं, मेल गैमीट फॉर्म हो रहा है, वहाँ से इसको अब लेकर जाना है बाहर की ओर। तो बाहर की ओर लेकर जाने वाली सेल्स को बोला जाता है रेटी टेस्टिस। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर ये थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन जब हो ही गया है तो अब इसको लेकर जाना है बाहर। अब बाहर जो ले जाने का काम है, यानी कि यहाँ से सब गैमीट को कलेक्ट करने का काम है रेटी टेस्टिस का। रेटी टेस्टिस यहाँ पर तक तो लेकर आई, लेकिन इससे आगे अब इसको लेकर जाना है बाहर। तो बाहर जब ये डक्ट और भी प्रेजेंट होती हैं तब इन वाली डक्ट को बोला जाता है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया। अब वासा एफरेंशिया भी ने भी कलेक्ट कर लिया रेटी टेस्टिस से। अब इन्होंने जाकर के एक ये कॉमन डक्ट होती है उसको ये सारा स्पर्म दे देती हैं और इस डक्ट को कहा जाता है एपिडिडाइमिस। ठीक, तो ये 3 डक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो कि कलेक्ट कर रही हैं गैमीट को और आगे लेकर जा रही हैं। समझते हैं कहाँ लेकर जाएंगी। ये लेके जाती हैं यहाँ से इस तरीके से। ये जो डक्ट है ये आगे जाके बहुत पतली सी हो जाती है, कॉइल जैसा बना लेती है और ये डक्ट जो है ये वापस से मोटी हो जाती है और इसको कहा जाता है वास डिफरेंस। अब
ये यहाँ पर जाएगी आगे और यूरेटर तक जाकर के सारा का सारा स्पर्म पहुंचा देती है। एपिडिडाइमस में काफ़ी टाइम तक स्पर्म को स्टोर करके रखा जा सकता है और उसके बाद ये भेजा जाता है वासा डिफरेंस तक और ये फिर जाएगी यहाँ पर यूरेटर के ऊपर जाकर के कॉइल करती है। आगे समझते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को ले लिया है रेटिटेस्टिस ने। रेटिटेस्टिस डक्ट है। फिर यहाँ से वासा डिफरेंसिया डक्ट ने लिया, फिर एपिडिडाइमस ने लिया और उसके बाद वासा डिफरेंस तक पहुंची है और उसके बाद यूरेथ्रा तक पहुंच चुकी है। अब ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। अभी जो मैंने बताया है पहले वहां तक कि वासा डिफरेंस तक स्पर्म पहुंच चुका है, उसके आगे समझते हैं। देखिए यहां पर ये जो बताया गया है ये भाई टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर यहाँ लोब्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए। लोब्यूल्स के अंदर यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। अब यहाँ से कलेक्ट करके रेटिटेस्टिस ले ली इसको, फिर रेटिटेस्टिस से ये होकर के रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, फिर वापस एपिडिडाइमस। देखिए ये मोटी वाली जो डक्ट है दिखाई गई है एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस यहाँ पर कॉइल हो रही थी बताया है, उसके बाद ये हो जाती है वापस से मोटी और इसको बोल दिया जाता है वासा डिफरेंस। अब ये वासा डिफरेंस तक हम समझ चुके थे, अब उससे आगे समझते हैं कि देखिए यूरेटर के ऊपर ऐसे कॉइल करके ये नीचे की ओर आती है और सीधा चली जाती है यूरेथ्रा में। समझिए कि यहाँ पर दो टेस्टिस हैं तो दो पेयर में जब प्रेजेंट है तो साथ ही वासा डिफरेंस भी यहाँ पेयर में प्रेजेंट होगी, तो एक इधर से एक इधर से। अब दोनों ही साइड से कॉन्टिन्यूस जब स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है तब ये इधर से लाई जाती है और यूरेथ्रा तक स्पर्म को लाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है जिनकी बात हमने की थी कि ये हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की बात की जा रही है। समझते हैं कि अभी तक हमने ये डक्ट समझी, अब ये ग्लैंड्स की बारी आती है कि इनका क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है, समझ लेते हैं। समझिए कि यहाँ पर जब स्पर्म को लाया जा रहा है और यूरेथ्रा तक पहुंचाया जा रहा है तो उसी बीच में यहाँ ये प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड। उससे पहले यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेमिनल वेसिकल्स। ये यहाँ शो नहीं किया गया है, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। सेमिनल वेसिकल्स ध्यान दें कि ये प्रेजेंट होती है पेयर में, प्रेजेंट होती है पेयर में। तो मैं दोनों ही साइड बनाऊंगी इसको। सेमिनल वेसिकल्स पेयर में प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर लिख देती हूँ पेयर में है, ठीक, एक इधर एक इधर। तो अब सेमिनल वेसिकल्स कुछ फ्लूइड सब्सटेंस रिलीज करती हैं, अब वो मिल जाता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं तो मिल जाता है। ये जो स्पर्म बनके तैयार होकर के आया है ये फ्लूइड यहाँ पर मिला दिया जाता है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि नीचे दिखाई गई है, ये मोटा वाला स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये होता है सिंगल, भाई सिंगल होता है, ये पेयर में नहीं होता, सिंगल। अब उसके बाद यहाँ पर ये दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ये भी पेयर में प्रेजेंट हैं, लिख देना चाहिए कि ये पेयर में हैं, ठीक। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, ये तीनों ही ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स आपको पता है कि क्या होती हैं, वो स्ट्रक्चर जो कि सेक्रीशंस करती हैं, कुछ भी सेक्रीट कर रही होती हैं। तो ये तो यहाँ पर बहुत ही काम की चीज़ सेक्रीट कर रही हैं, क्या कि जब स्पर्म को लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये इनसे निकलने वाले सेक्रीशंस इसमें मिक्स हो जाएंगे और ये होता क्या समझते हैं कि देखिए ये तीनों ही ग्लैंड से जो सेक्रीशन आएंगे उसको बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। ये तीनों की तीनों जो ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों की तीनों करती हैं सेक्रीशन
और इसको बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। अब जो स्पर्म ऑलरेडी यहाँ से आया है वो इसमें मिक्स हो जाता है, स्पर्म इसमें मिक्स हो जाता है। अब इसको कहा जाता है सीमन। सीमेन कहा जाता है इसको। सीमेन में स्पर्म यानी कि यही गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो अब सोचिए जब स्पर्म आ रहा है तो आ जाए भाई, लेकिन ये फ्लूइड्स, ये सेमिनल प्लाज्मा इसमें मिक्स किया जा रहा है, इसका भी फंक्शन है। सेमिनल प्लाज्मा जो है ये होता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, शुगर है, प्लस इसके अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम, और यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि जो स्पर्म है उसको एनर्जी देने का काम करता है। जो फ्रक्टोज है ये शुगर है और ये एनर्जी देता है स्पर्म को। साथ ही कैल्शियम इसमें प्रेजेंट है, तो कैल्शियम मोबिलिटी है, यानी कि जिससे ये मूवमेंट करता है स्पर्म, तो उसके लिए कैल्शियम जरूरी है। साथ ही होते हैं यहाँ पर कुछ एंजाइम्स। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें इसमें मिक्स होकर के बाहर आ रही होती हैं। अब सुनिए कि यहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में एक स्पेशल चीज भी प्रेजेंट है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो यहाँ छोटी छोटी सी ये 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो ये पेयर में प्रेजेंट है, कहना चाहिए कि पेयर में प्रेजेंट बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है वो कुछ सेक्रीशन कर रही होती है जो कि पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए यूजफुल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कई बारी। अब समझ लेते हैं इस वाले डायग्राम से एक बार, फ्लो चार्ट से, कि यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात की गई है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया हमने समझा कि क्या है। यहाँ पर हमने बात की, ये है स्क्रोटम, जो पाउच की बात की गई थी, और उसी के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो थे, टेस्टिस, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो प्रेजेंट है। साथ में यहाँ पर पेनिस भी प्रेजेंट है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, समझें, ये है टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओनली। अब स्क्रोटम का जो फंक्शन है वो ये है कि जो टेस्टिस है उसके टेम्परेचर को ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखना। नॉर्मल ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लगभग 34.5 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पर कम टेम्परेचर की जरूरत है। तो कम टेम्परेचर, अब काम क्या है स्क्रोटम का? स्क्रोटम का काम है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को कि ये टेस्टिस के टेम्परेचर को लगभग 2 से 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। यानी कि ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे कम रखने का काम होता है स्क्रोटम का, क्योंकि ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी का नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे तो स्पर्म का फॉर्मेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए स्क्रोटम का फंक्शन ये है कि ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट है और 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यहाँ पर हमने समझा अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। यहाँ पर टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में हमने समझा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।